यह अच्छा हुआ कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए यह कहा कि वह अपने यहाँ सक्रिय आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे। खास बात यह रही कि भारतीय प्रधानमंत्री की ओर से आतंकवाद का जिक्र किए जाने पर उन्होंने अपनी ओर से पाकिस्तान का नाम लिया। इससे यह साबित होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पर्याय बन गया है। यह पिछले दिनों बार बार तब साबित भी हुआ, जब उसने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे की सराहना की। कमला हैरिस के पहले अमेरिकी विदेश मंत्री भी यह कह चुके हैं कि अमेरिका आतंकवाद को बढ़ावा देने के मामले में पाकिस्तान की भूमिका की जांच करेगा। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान के मामले में जैसे विचार अमेरिकी विदेश मंत्री और वहाँ के उपराष्ट्रपति ने रखे, वैसे ही विचार राष्ट्रपति जो बाइडेन भी व्यक्त करेंगे। बावजूद इसके महत्वपूर्ण यह नहीं है कि पाकिस्तान को लेकर और खासकर आतंकवाद को बढ़ावा देने और किस्म किस्म के आतंकी सरगनाओं को पनाह देने की उसकी नीति के बारे में अमेरिका क्या कहता है? महत्वपूर्ण यह है कि वह जैसा कहता है, वैसा करता है या नहीं? इसलिए क्योंकि एक अरसे से अमेरिका यह जान रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने के नाम पर उसे संरक्षण और समर्थन दे रहा है। अमेरिका इससे भी अवगत है कि पाकिस्तान ने कई मौक़ों पर खुद उसे धोखा दिया है, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की। इससे पाकिस्तान का दुस्साहस बढ़ता चला गया और उसने नीतिगत स्तर पर आतंकवाद को समर्थन देना शुरू कर दिया। अमेरिकी नेता पाकिस्तान के बारे में कुछ भी कहे, हकीकत यह है कि बीते 3-4 दशकों में उन्होंने पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की अनदेखी ही की है। इसी कारण वह पहले आतंकवाद का अड्डा बना और फिर चोरी की तकनीक हासिल कर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र अब वह पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। इसमें अमेरिका की अनदेखी का भी हाथ है। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका यह महसूस कर रहा है कि पाकिस्तान ने तालिबान के तमाम नेताओं को न केवल पाला पोसा, बल्कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने में उनकी मदद भी की, क्योंकि सवाल है कि आखिर वह उसके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है? जब तक भारत को इस सवाल का सही जवाब नहीं मिलता तब तक वह वैसे बयानों से संतुष्ट नहीं हो सकता, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस अथवा वहाँ के विदेश मंत्री ने दिए। हरियाणा में जब भी वर्षा होती है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नगर उपनगर जलभराव से त्राहिमाम करने लगे हैं। हर वर्ष दशकों से यही होता आ रहा है कि सामान्य वर्षा में ही नगरों की सड़कें और गलियां तालाब बन जाती है। लोगों के मकान गिर जाते हैं। गंदा पानी घरों में भर जाता है। इसके बाद भी न तो इस समस्या को शासन प्रशासन गंभीरता से लेता है और न ही स्थानीय निकाय संस्थाएं
विधायक सांसद भी कभी सरकार पर इस बात के लिए दबाव नहीं बनाते। स्टॉप। वर्षा के दिन बीत जाते हैं। स्टॉप। कुछ सामान्य हो जाता है और फिर लोग भूल जाते हैं। स्टॉप। कोई भी यह नहीं सोचता कि वर्षा के पहले ही ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त कर लिया जाए। स्टॉप। सीवर लाइन दुरुस्त कर ली जाए। स्टॉप। परिणाम यह होता है कि जब भी वर्षा होती है लोगों का घरों से निकलना दूभर हो जाता है। स्टॉप। बहादुरगढ़ में तो एक बच्चे की पानी में डूबने से मौत हो गई। स्टॉप। ऐसा भी नहीं कि इस स्थिति के लिए सामान्य जन दोषी नहीं है। स्टॉप। वह भी दोषी है। स्टॉप। सीवर लाइन जाम हो जाने पर वे सरकार को कोसते हैं। स्टॉप। स्थानीय निकाय संस्थानों पर आक्रोश व्यक्त करते हैं, लेकिन अवैध निर्माण करने से लेकर सड़क पर कचरा फेंकने से परहेज नहीं करते। स्टॉप। वर्षा होती है वह सीवर लाइन में जाकर उसे जाम कर देता है। स्टॉप। जल भराव हो जाता है। स्टॉप। वे अपने पार्षदों पर विधायकों पर सांसदों पर कभी इस समस्या के समाधान के लिए दबाव नहीं बनाते। स्टॉप। यदि जनप्रतिनिधियों को यह सब भय हो कि जलभराव भी उनके चुनाव में मुद्दा बन सकता है, तो निश्चित रूप से वे इसके निराकरण के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करेंगे। स्टॉप। प्रत्येक नागरिक को यह स्मरण रखना होगा कि लोकतंत्र में वही होता है जो लोग चाहता है। स्टॉप। तंत्र तो वही करेगा जिसके लिए लोक प्रतिनिधि निर्देशित करेंगे, क्योंकि प्रतिनिधियों को तो लोक के पास ही आना है। स्टॉप। लोक के प्रति उनका दायित्व है। स्टॉप। इसके साथ ही हर व्यक्ति को अपने दायित्व निर्वहन के प्रति भी सजग रहना होगा और सड़कों पर कचरा फेंकने की प्रकृति पर अंकुश लगाना होगा। स्टॉप। पैरा। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में भी अपनी रचना का शीर्षक बदल दिया जाना चिंतक जी को गवारा न था। स्टॉप। यही बात अंतर्वस्तु में कटौती या बदलाव की उसे तो वह सीधे दिल पर ले लेते थे। स्टॉप। यह बात दीगर है कि अधिकतर असंतुष्ट नेताओं की तरह वह भी दिल की बात हाईकमान तक पहुंचाने से डरते थे और ऊपर से ही सही पर सार्वजनिक रूप से संपादक का ऑफलाइन व ऑनलाइन आत्मीय आभार प्रदर्शित करने का कोई मौका नहीं चूकते थे। स्टॉप। संपादकीय केची से बेतरह खौफजदा चिंतक जी को अचानक लगने लगा है कि संपादक महोदय तो बहुत सहृदय व्यक्ति है, जो रचना का शीर्षक बदलने अथवा एक दो छोटे मोटे बदलावों से ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। अब तो वह दिन रात खुदा का शुक्रिया अदा करने में लगे हैं कि उनका वास्ता किसी ऐसे सख्त पत्थर दिल उस्ताद से नहीं पड़ा, जो कलाम को दुरुस्त करने के नाम पर मतला ही नहीं, बल्कि तमाम अशआर भी बदल डाले। स्टॉप। मरहूम शकील बदायूनी साहब ने भी इतना ही फरमाया था कि बदले बदले मेरे सरकार नज़र आते हैं। स्टॉप। मौजूदा हालात में वह शायद कुछ यूं अर्ज करते, बदली बदली हुई सरकार नज़र आती है। स्टॉप। आजकल चिंतक जी को 80 के दशक में मकबूल हुआ बिजली का बल्ब का वह विज्ञापन बेसाख्ता याद आने लगा है, जिसमें एक पात्र सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरे घर के बल्ब बदल डालने की बात कहता है। स्टॉप। विज्ञापन तैयार करने वाले ने तब सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कालांतर में घर की
जगह किसी राज्य की समूची सरकार ले सकती है और वहाँ मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष तक सब बल्ब की श्रेणी में रख दिए जाएंगे। बहरहाल देखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि बदलाव की इस भारी भरकम कवायद के बाद जनता के हिस्से की तीरगी दूर भी होगी या रोशनी पहले की मानिंद अब भी उससे छल करती रहेगी। काश सारे बल्ब बदल देने से कोई कोना अंधेरा न रहता।